हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बृहस्पति कोचिंग में। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और अब देखिए हमने आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, मतलब कि आज इस वीडियो में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, कि इसका पूरा डिटेल क्या सूत्र होता है, कैसे बनता है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, ये सब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसके रासायनिक गुण की बात, सबसे पहले तो ना गुण की बात छोड़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जान लेते हैं होता क्या है। देखिए, ये भी कोई ऐसा रसायन नहीं है जिसे हम लोगों ने नहीं देखा। ठीक, हमारे आसपास आप सभी लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा है। कई बार होता है हमें नाम सुनने में पता लगता है अरे ये तो नई चीज है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या है, हमने कभी देखा नहीं। कई सारे लोगों को पता भी होता है, ऐसा भी नहीं कि है कि नहीं, सबको नहीं पता होता है। जैसे आप ही में से कुछ लोगों को पता होगा। तो जिनको नहीं पता है हम लोग उनको बताते चलते हैं, है ना, कि जो देखिए परिचय के रूप में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये घरों में डिजाइन बनाने में यूज किया जाता है ना। आप सभी लोग पीओपी का नाम सुने है कि नहीं। गांव में तो भाई पीओपी सबसे ज्यादा चलती है, आप शहर से तो भी पीओपी का नाम सुने होंगे। पीओपी इसी का तो देखिए फुल फॉर्म है, ये पी से प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। तो समझ में आ गया ना कि पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग अपने घरों में डिजाइन बनाने के लिए, जैसे छत में करते हैं कुछ लोग, है ना, दीवार में चिकनाहट के लिए भी यूज करते हैं, इत्यादि बहुत सारे उपयोग होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई एक थोड़ा सा परिचय के। अब आप जान गए कि हाँ ये पीओपी यही वही चीज है जो हम लोगों को दुकानों में, पेंट की दुकानों पर मिलती है और घरों में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, अब हम मतलब समझ में आ गया ना, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र इसका होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये रासायनिक सूत्र होता है। सामान्य नाम की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। वैसे सच बताएं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से कम ही लोग जानते हैं, इसको पीओपी नाम से ज्यादा जानते हैं। ठीक है, आप भी शायद पीओपी नाम से जानते होंगे। क्लियर है ना, ये चीज समझ में आ गया ना। तो सामान्य नाम इसकी बात करें, सामान्य नाम क्या है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी के नाम से जाना जाता है, गांव में, शहर में, कहीं पर भी ज्यादातर। ठीक है, अब हम इसके अणुसूत्र की बात करते हैं, मतलब इसको रासायनिक सूत्र के हिसाब से अगर लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाता है। तो CaSO4, CaSO4 डॉट हाफ H2O, हाफ मतलब 1/2 है ना, H2O ये जल है आपका। ये C से देखो, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको याद करना है। Ca किसका सूत्र होता है, कैल्शियम का। किसका सूत्र होता है, कैल्शियम का। SO4 का मतलब सल्फेट, SO4 का मतलब सल्फेट। और ये इतने को आप हेमीहाइड्रेट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ना है, हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो इसका रासायनिक नाम आपको अब याद हो गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं कैसे पढ़ना है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट रासायनिक नाम, मतलब सूत्र देखकर आप रासायनिक नाम बना सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके बनाने की विधि की बात करें कि भैया बताइए, कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ भैया कि जो पीओपी होती है, आपने कहा हाँ होती है, तो उसको कैसे बनाएंगे, बनाने के लिए क्या प्रोसेस अपनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बताना है कि जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ध्यान रखिएगा डाइहाइड्रेट बात की जा रही, यहां पर हेमीहाइड्रेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को, मतलब ये जिप्सम को ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको जिप्सम का भी रासायनिक नाम दिया हुआ है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। मतलब कि जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। सीधा सीधा है, मान लीजिए प्लास्टर जिप्सम है, इसको आप 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। आसान है कि नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है कि जिप्सम को जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिप्सम, एक चीज आपको जिप्सम पकड़नी है, दूसरी आपको टेम्परेचर पकड़ना है।
तो जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस, देखिए तापमान भी मायने रखता है, बहुत ज्यादा नहीं गर्म करना होता है ना, नहीं तो और भी किसी चीज में बदल जाएगा। अभी हम लोग उसे भी पढ़ेंगे, अभी बनाने की बात कर रहे हैं तो इसे ध्यान दे लेते हैं ना। तो सिंपली समझ में आएगा ना, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। सिंपल है, आसान सा है, याद हो गया होगा। अब हम लोग इसका देख लेते हैं। देखो ये आपका जिप्सम का सूत्र है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, 2 लिखा है ना यहाँ पर, इसलिए हम इसको डाई पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको गर्म किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है 120 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान रखिएगा 120 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो यह किसमें परिवर्तित हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब कि पीओपी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और ये जल की मात्रा इसमें से निकल जाती है। समझ में आया ना, मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपल ये होता है कि जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं ना तो उसमें से कुछ जल की मात्रा निकल जाती है, तो वही पीओपी बन जाता है। जल देखो अलग हो गया, कुछ होता नहीं है ना, केवल जल अलग होता है। गर्म करोगे तो जल ही तो अलग होगा, अगर जल है तो सिंपली अब आपको ये याद हो गया होगा। बनाने की विधि बहुत ही आसान है कि नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। अब हम लोग इसके बात कर लेते हैं भौतिक और रासायनिक गुणों की, कि क्या आखिर भौतिक गुण होते हैं, क्या रासायनिक गुण होते हैं, और साथ साथ उपयोग भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भौतिक और रासायनिक गुण। देखिए भौतिक गुण हमने लिखा नहीं तो मैं आपको इधर बता देता हूँ। भौतिक गुण क्या होते हैं पीओपी के, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो पहली चीज है कि ये लगभग सफेद रंग का होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। और दूसरी बात ये है कि ये जल में अविलेय होता है, मतलब जल में घुलता नहीं, ठीक है। तो दो भौतिक हमने लिखे नहीं, बता दिए आपको, इसको लिख सकते हैं, एक लाइन है, सिंपली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम रासायनिक गुणों की बात करें, ठीक है, तो जो कुछ प्रमुख हैं हमारे बोर्ड के हिसाब से उनको हम देख लेते हैं, 2-3 जो भी है हमारे पास। तो सबसे पहला है जल के साथ क्रिया, मतलब कि क्या होगा जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला दिया जाता है, जल के साथ अब क्रिया कराई जाती है, ठीक है। पीओपी में जो लोग पेंटिंग का काम करते हैं कभी आप लोग देखिएगा जा करके, ठीक है, क्योंकि देखने में ना सीखने को अच्छा मिलता है, ठीक है। ये शायद पढ़ने में उतना ज्यादा सबको नहीं अच्छा लगता, कुछ लोगों को मजा भी आता है, उनके लिए अच्छा है। जिन लोगों को नहीं आता वो लोग प्रैक्टिकल से भी सीख सकते हैं, है ना। जानना जरूरी है, आप प्रैक्टिकल करके सीखें या पढ़ के सीखें, बस सीखना जरूरी है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जहां पर पेंटिंग हो रही होगी कभी आप लोग उन लोगों से बात कीजिएगा या देखिएगा, तो पता लगता है कि वो लोग जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में घोलते हैं, घोलने के तुरंत बाद अगर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो वो जम जाता है। कभी आप भी देखिएगा बहुत तेजी से स्पीड में जमता है, इसीलिए उसको थोड़ा थोड़ा पानी में घोलते रहते हैं और उसका जो है तो लगाते रहते हैं दीवारों में, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो पानी में मिलाने पर जम जाता है, क्लियर हो गया। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसे कहते हैं, तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिला दिया जाता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला दिया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाता है, जम जाता है, समझ रहे हैं, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो ये सूत्र इतना किस चीज का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, है ना। ये आपका किसका सूत्र है, जल का, मतलब जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलाया जा रहा है, जल। तो फिर इधर देखिए किसका निर्माण हो रहा है, ये सूत्र होता है जिप्सम का, किसका, जिप्सम का। तो सिंपली आपको समझ में आ गया कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो जिप्सम बनता है, ठीक है, और जम भी जाता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग ऊष्मा के प्रभाव की बात करें, क्या होगा अगर इसको ऊष्मा दिया जाए, हीट दिया जाए, एनर्जी दी जाए बाहर से, तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम सिंबल बना देते हैं जिससे पता रहे कि हाँ अभिक्रिया में हो क्या है। तो ये आपका सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4.12H2O, ठीक। इसको जब गर्म किया जाता है लगभग 120 डिग्री सेल्सियस से अगर थोड़ा ज्यादा किया जाता है तो इसमें से देखो जल की मात्रा निकल जाती है। यहाँ पर जो जल है ना इसमें साथ में, यहाँ पर देखो जल की मात्रा अलग हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भैया, ये होता है आपका निर्जल प्लास्टर ऑफ पेरिस,
निर्जल पीओपी, ठीक है, निर्जल प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अगर मान लो इसको अब CaSO4 को 400 डिग्री सेल्सियस से अगर बहुत बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो ये भैया फिर इसमें कैल्शियम सल्फेट सब हो जाते हैं अलग अलग, दोबारा से ये फिर परिवर्तित नहीं हो पाता है किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। समझ में आ गया ना। मतलब सिंपली ये है कि जब इसको 120 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर दिया जाएगा तो ये निर्जल पीओपी में बदल जाता है, और पानी अगर आप इसमें मिला दोगे ना फिर से ये बन जाएगा पीओपी। लेकिन अगर आपने इसको बहुत ही गर्म कर दिया तो ये दोबारा पीओपी में परिवर्तित नहीं होता है, टूट जाता है। इसमें जो अणु होते हैं, बंद होते हैं, वो सब टूट जाते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए गांव में है कि नहीं, कुछ लोगों को अगर आप परेशान कोई बात कहते हैं, अगर उसे बुरा लगता है कि नहीं, तो वो थोड़ी देर के लिए तुमसे अलग हो जाएगा। अगर आपने कोई बात ऐसी बोल दी जो उसे बहुत बुरी लगी तो वो दोबारा कहो आपसे बोलना ही बंद कर दे, दूर चला जाएगा। होता है नहीं होता ऐसा। उसी तरीके से अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो जल की मात्रा अलग हो जाएगी, जल बुरा मान जाएगा, कहेगा हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ। लेकिन अगर आप इसको 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देंगे तो जल तो बुरा मानेगा ही, चला ही जाएगा, साथ में ये कैल्शियम और सल्फेट ये सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाते हैं। तो मतलब इसे मृत पीओपी बोलते हैं। ठीक है, बाद में मतलब अगर 400 डिग्री सेल्सियस के पास गर्म कर देंगे तो इसे मृत पीओपी बोलेंगे। तो दो चीजें आपको पता लगी इसमें। ठीक है, पहली चीज ये कि आप निर्जल पीओपी कैसे बनाएंगे या फिर क्या होता है, और एक मृत पीओपी के बारे में जान लिया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर आपको जिप्सम बनाने की भी विधि बताई गई है ना। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो पता लगे। अभी तो सिलेबस में है नहीं जिप्सम, कहीं पर आएगा तो अगर आप इसको ये याद रहेगा तो आप आसानी से याद कर पाएंगे उसे, है कि नहीं। अब हो गया भैया, ये तो हो गया कि इसके रासायनिक गुण हमने समझ ले, मतलब आपने समझ ले। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो कहां कहां पर उपयोग होता है, तो सबसे पहले देखिए दिया गया है मूर्तियां बनाने में। कभी आप लोगों ने मूर्तियां देखी हैं? यकीनन सब लोगों ने देखी होंगी, है कि नहीं। तो मूर्तियों में कभी आप पीछे से जाकर देखना, है ना, उसमें अंदर पैरा भूसा दुनिया भर का अगड़म बगड़म भरे रहते हैं, बाहर से देखने में बहुत अच्छी लगती है। उसमें पीओपी का यूज किया जाता है क्योंकि मिट्टी, देखिए जो मिट्टी और पीओपी भी मिलाई जाती है उसमें। ठीक है, क्योंकि जो पीओपी होती है मिट्टी की तुलना में थोड़ी मजबूत होती है। ठीक है, जो मेले में आप लोगों को लक्ष्मी जी या गणेश जी जो भी मतलब अलग अलग धर्म के मिलेंगे आपको, है ना, सभी धर्मों के मिलते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही धर्म का। तो सीधा सीधा वहां पर जो मेले में मूर्तियां मिलती है छोटी छोटी, कभी आप उसको देखिएगा तो वो भी पीओपी की बनी होती है। ठीक है, तो सिंपली अब आपको समझ में आ गया कि भैया पीओपी का यूज मूर्तियां बनाने में किया जाता है। उसके बाद टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, आप सभी लोगों ने प्लास्टर का नाम सुना है कि नहीं सुना? कौन नहीं जानता, है कि नहीं, सब लोग जानते हैं। जब हम लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, कभी हम शरारत करते हैं, हम मतलब आप कभी शरारत करते हैं या कोई बच्चा शरारत करता है, या फिर कभी कभी आकस्मिक घटनाओं की वजह से, है ना, एक्सीडेंटल की वजह से, एक्सीडेंट वगैरह की वजह से भी हाथ पैर में फ्रैक्चर आ जाते हैं। तो सभी ने देखा होगा कि हाथ पर एक प्लास्टर चढ़ा होता है कि नहीं, मजबूत होता है, लोहे जैसा बढ़िया, मारो तो पता लगे तुम्हें ही लग जाएगा, होता ही नहीं होता ऐसा। तो वो कुछ नहीं, आपका पीओपी होता है। समझ में आया? तो इसीलिए पीओपी का टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी उपयोग किया जाता है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाई देता है कि अग्निरोधक पदार्थ के रूप में, मतलब कि क्योंकि इसमें देखो अग्निरोधक पदार्थ समझ रहे हैं ना, ऐसे पदार्थ जो अग्निरोधी होते हैं, मतलब आग को रोकते हैं या फिर आग नहीं लगने देते। ठीक है, उन्हें अग्निरोधक बोलते हैं, जो अवरोध पैदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा है आपका दीवारों की, ये तो समझ में आ गया ना। उसके बाद है दीवारों को चिकना बनाने में। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा होगा घरों में जो दीवारें होती हैं उनको चिकना बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं ना। पेंटर लोग अपना पुताई करते हैं कन्ना लेकर के, वैसे करके बढ़िया सा, है ना, कभी देख लीजिएगा उसको। तो अब आपको जिप्सम के बारे में उम्मीद करता हूं, सॉरी पीओपी के बारे में पता लग गया होगा, है कि नहीं। आसान था, बढ़िया टॉपिक था। अगर आपने मजे से पढ़ा होगा तो जरूर मजा आया होगा। हमने तो कोशिश की है पढ़ाने की अच्छे से, है ना। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं,
और इस लेसन में एक प्रमुख टॉपिक या फिर कह सकते हैं आप प्रमुख नहीं तो एक टॉपिक बच रहा है, हम लोग उसे भी इसी लेसन में इसी वीडियो में मतलब देख के इस लेसन को समाप्त करते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद उसे देख लेते हैं जल योजित पदार्थ के बारे में। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं क्रिस्टलन जल क्या होता है और जल योजित लवण क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, देखो दिया है कुछ यौगिकों के क्रिस्टल शुष्क दिखाई देते हैं। शुष्क का मतलब सूखे हुए, है ना, जैसे पाउडर हम लोग नहीं यूज करते चेहरे में लगाने के लिए, वैसे दिखाई देते हैं, मतलब शुष्क का मतलब सूखे, ठीक है, दिखाई देते हैं। परंतु वास्तव में उनमें कुछ जल अणु संयुक्त रहते हैं। संयुक्त का मतलब मिले होते हैं, मतलब शुष्क दिखाई देते हैं लेकिन उसमें जल मिले होते हैं। यह जल क्रिस्टलन जल कहलाता है। ठीक है, तो मतलब अभी इसको पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। क्रिस्टलन जल कहलाता है तथा इस प्रकार के लवण जल योजित लवण कहलाते हैं। ठीक है, तो मतलब सिंपली ये कहना चाह रहा है कि देखिए कुछ पदार्थ हमें देखने में शुष्क नजर आते, सूखे, लेकिन उनमें वास्तव में जल की मात्रा कुछ ना कुछ मात्रा होती है। तो उसमें जो जल की मात्रा होती है उसको क्या बोलेंगे, जो जल होगा उसको बोलेंगे कहां चला गया, क्रिस्टलन जल। ठीक है, जो क्रिस्टलन में क्रिस्टल पदार्थों में जो जल होता है उसको क्रिस्टलन जल बोलते हैं। ठीक है, और उस पदार्थ को जल योजित लवण कहा जाता है। ठीक है, उस लवण को मतलब जिसमें भी जल की मात्रा होती है उसे जल योजित लवण कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपली आपको समझ में आ गया कि कोई भी पदार्थ देखने में शुष्क लगता है लेकिन वो शुष्क होता नहीं, उसमें जल की मात्रा होती है और उसी जल को जल क्रिस्टलन जल कहते हैं और ऐसे लवण को जल योजित लवण कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें इस लेसन में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे हम लोगों ने देख लिए हैं, है ना। लगभग ये लेसन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर कुछ चीजें लगभग हमने तो सभी चीजें पढ़ाई है अपने हिसाब से, कोई चीज छूट रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो हम लोग उसको फिर से अगर कुछ नया होगा तो देख लेंगे। वैसे तो लगभग सभी चीजें पढ़ा दी, ठीक है। या फिर कोई डाउट भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, है कि नहीं। थैंक यू।